जिसमें हम ये चीज़ सीखते हैं कि हमने अपनी स्टोरीज़ को किस तरह से अच्छा बनाना है, जो माइंड में हम अपनी स्टोरीज़ बनाते हैं, कि किस तरह जो माइंड में हम अपनी स्टोरीज़ बनाते हैं उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम पूरे एक पाथ से गुजरते हैं कि जो जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, पहले हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर ऐसी कॉन्वर्सेशन विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू विद समवन, ऐसी कॉन्वर्सेशन जो किसी के साथ करना बड़ा मुश्किल होता है। लीजिए 3 इसके पॉइंट्स होते हैं जिसमें स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज़ के ओपिनियंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। सो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक कॉन्वर्सेशन को क्रूशल बनाती हैं। क्रूशल का मतलब होता है बड़ी पेचीदा, कि मुश्किल बातचीत मुश्किल बंदे से मुश्किल वक्त में कैसे करें, वो बेसिकली होती है क्रूशल कॉन्वर्सेशन। ये एक स्किल है, ये इसके ऊपर पूरी बुक है और यही बुक हम डिस्कस करते हैं। और इसी बुक में सारे इसके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। इस क्रूशल कॉन्वर्सेशन का जो टॉपिक है इसके 7 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यू विल गेट टू नो अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल प्रिंसिपल कि क्रूशल कॉन्वर्सेशन है क्या बेसिकली। तो मेन इसकी जो चीज़ याद करने वाली है वो 3 पॉइंट्स हैं कि इसमें इमोशंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं, हम दोनों पार्टीज़ के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं और स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है ऐसी बातचीत करने में। जैसे किसी एम्प्लॉय ने अपने बॉस से बात करनी है अबाउट प्रमोशन, कि आई नीड प्रमोशन, आई थिंक आई शुड गेट प्रमोटेड, या मुझे प्रमोशन की ज़रूरत है, दैट वुड बी अ क्रूशल कॉन्वर्सेशन। जैसे फैमिली ने पेशेंट से बात करनी होती है कि आपको इलाज की ज़रूरत है, इस केस में ये क्रूशल कॉन्वर्सेशन है। कैसे? जब फैमिली ने पेशेंट से ये बात करनी होती है कि आपको इलाज की ज़रूरत है और यू नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, यू नीड अ रिहैब, और ये फैमिली ने बात जो है पेशेंट तक पहुंचानी है। अब ये क्रूशल कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है। कैसे? कि इसमें ओपिनियंस दोनों पार्टीज़ के डिफरेंट हैं। पेशेंट कहेगा कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, फैमिली कहेगी कि आपको इलाज की ज़रूरत है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा। सेकंड, इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जाहिर सी बात है जब फैमिली ये बात पेशेंट से करेगी तो पेशेंट को बुरा लगेगा, उसकी इमोशंस जो हैं वो पीक पर आ जाएंगे, ही विल फील एग्रेसिव, ही विल फील इरिटेटेड, उसे बुरा लगेगा, वो गुस्सा कर सकता है, थ्रेट कर सकता है कि आप होते कौन है मुझे ये कहने वाली कि मुझे इलाज की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत तो आप लोगों को है, या जो भी बात है। तो इमोशंस जो है वो पीक पर आ जाएंगे। 2 चीज़ें हो गई। थर्ड है कि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। अब स्टेक्स बहुत हाई है, इसका मतलब ये है कि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि फैमिली इस डर से ही तो नहीं ना बात कर पा रही होती कि पता नहीं पेशेंट आगे से रिएक्ट क्या करेगा, और रिस्क बहुत होता है कि आपका कोई रिएक्शन, किसी भी किस्म का रिएक्शन आ सकता है, या फैमिली का भी किसी भी किस्म का रिएक्शन आ सकता है। तो दोनों साइड से स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इस स्टेज पे इसको हम ये कहेंगे कि ये एक क्रूशल कॉन्वर्सेशन है। स्टैंड्स डिस्कशन, यस दैट कुड बी अ क्रूशल कॉन्वर्सेशन। इसमें भी ओपिनियन डिफरेंट होता है। पेशेंट कहेगा कि मैंने ये वाला स्टैंड फॉलो नहीं करना, फैमिली ऑन दी अदर हैंड कहेगी कि नहीं, आपकी रिकवरी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें ओपिनियंस डिफरेंट हैं, स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, इमोशंस पीक पर हैं। किसी चीज़ की परमिशन लेनी है अगर आपने अपने पेरेंट्स से, ये क्रूशल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बिकॉज आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, माइट बी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पेरेंट्स जो है वो बात ना माने या वो इस चीज़ से एग्री ना करें। इसीलिए तो हम पहले उनका मूड देखते हैं और फिर हम उनसे परमिशन लेते हैं। ऐसे ही होता है ना कि पहले हम उनका मूड देखते हैं कि अगर मूड बेहतर है, थोड़ा सा मतलब अच्छा मूड है, लाइट मूड में है, बात सुन लेंगे, तो हम उन्हें फ़ौरन से अपनी बात मनवा लेते हैं और उन्हें कह देते हैं कि आज मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, ये करना है, तो मुझे परमिशन मिल जाएगी। लेकिन जब ज़रा उनका मूड थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हम ज़रा अवॉइड करते हैं कि चलो अभी नहीं, शाम को पूछ लूँगा, थोड़ा मूड इनका बेहतर हो जाए, अभी ये गुस्से में लग रहे हैं, कल पूछ लूँगा, अभी ज़रा गुस्से में लग रहे हैं मुझे, थोड़ा मूड बेहतर हो जाएगा तो फिर मैं इनसे पूछ लूँगा। तो इसीलिए तो हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि इसमें इमोशंस आ जाएंगे। जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि मूड चेंज हो जाएगा या मूड ख़राब हो जाएगा, अभी मैं बात नहीं करता, दैट्स एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस। हम इमोशंस की बात कर रहे होते हैं। देखिए, आप फैक्ट्स देखेंगे ना कि फैमिली अगर आपकी बात नहीं मान रही तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, व्हाट आर दी पॉसिबल। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिला वजह या बगैर किसी रीज़न के वो आपकी बात ना माने, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली, कि आप उनको फियर है या उन्हें डर है इस चीज़ का, ये शायद क्योंकि आपका पास्ट ऐसा होता है ना, उस पास्ट की बेसिस पे उनका ये एक माइंड में परसेप्शन बनी है। देखिए, जो हिस्ट्री आपकी रही होती है ना एक्टिव एडिक्शन की, वो काफ़ी लंबी होती है। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने एक बड़ा लंबा अरसा उस एक्टिव एडिक्शन में गुजारा होता है। हमारी बीमारी की एक्टिव फेज़ में हमने वो टाइम पीरियड गुजारा होता है।
और जब हम एक्सपेक्ट बहुत जल्दी पेशेंट से ये करना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली से कि ये बात मेरी फ़ौरन मान ली जाए, एक हफ़्ता गुजर गया, मैंने प्रॉपर्ली स्टैंड्स फॉलो किए, मैं कहीं नहीं गया, कहीं नहीं आया, कुछ नहीं किया, मोबाइल नहीं यूज़ किया, ड्राइविंग नहीं की, अब 1 वीक ओवर हो गया, बट नाउ लेट्स अपनी डिमांड्स पुट करो। फैमिली से ये एक्सपेक्ट करे होते हैं कि अब 1 महीना गुजर गया तो अब बस फैमिली फ़ौरन से पहले बात मान जाए। नॉट पॉसिबल ना, ह्यूमनली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनके भी इमोशंस बड़े एट स्टेक होते हैं, उनके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है ना, कि हम अगर फैमिली आपकी बात किसी वजह से नहीं मान रही तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे एविडेंस क्या है, फैक्ट क्या है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। चूँकि आपकी बीमारी का एक लंबा अरसा रह चुका हुआ है, उसकी वजह से उसकी बेस के ऊपर फैमिली का भी ट्रस्ट इतने वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, वो दे कैन नॉट ट्रस्ट यू इतना अच्छे से कि अभी वो आपको भेज सकें बाहर। जब तक स्टैंड्स लगे हुए हैं, जब तक आपके काउंसलर्स ने उन स्टैंड्स को अपलिफ्ट नहीं किया, यू आर बाउंड टू फॉलो दैट। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप कोई चीज़ आप कह नहीं सकते कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, आप तो मुझे मेरे पे ट्रस्ट कर लीजिए। अभी तो टाइम पीरियड कंप्लीट तो होने दें, उसके बाद आप कोई अपनी डिमांड पुट करें तो जस्टिफाइड है। समझ आती है कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड्स अप, और जब 3 मंथ्स बाद स्टैंड्स अपलिफ्ट होते हैं तो वो फ़ौरन से नहीं हो जाते, टाइम लगता है, आहिस्ता 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 करके स्टैंड्स अपलिफ्ट होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं। पहले एक होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, एकदम से नहीं होते। तो इसलिए रिकवरी में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपको एक पेशेंस होने के लिए, एक हौसला रखने की बहुत ज़रूरत है, इसी तरह रिकवरी को मेंटेन करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत अच्छे वाला पेशेंस चाहिए। तो अगर हम पेशेंट नहीं है, हमारे अंदर हौसला नहीं है, हमारे अंदर चीज़ों को टॉलरेट करने का इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वी कैन नॉट मूव ऑन, हम आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी अहम है कि हम एक रिकवरी की ट्रैक पर रहने के लिए थोड़ा सा अपने अंदर हौसला लेकर आएँ, थोड़ी सी अपनी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएं। जो हम अपने माइंड में बनाते हैं, जो हम अपने माइंड में एक जजमेंट, एक परसेप्शन, एक नज़रिया जो अपने माइंड में बनाते हैं, दैट्स एक्चुअली आवर स्टोरी। हमारी साइड की स्टोरी वो होती है जो हमने अपने माइंड में बनाई होती है। अक्सर औक़ात हमने जो अपने माइंड में ये स्टोरी बनाई होती है वो बहुत नेगेटिव होती है, इट्स फुल ऑफ नेगेटिव कॉनोटेशंस, कि इसमें सारा जो मटेरियल होता है, हमारे थॉट्स का जो कंटेंट होता है वो नेगेटिव होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, तो वो नेगेटिविटी से चीज़ भरी होती है। हमें लग रहा होता है कि अगला बंदा मेरे ख़िलाफ़ है, या मुझसे नफ़रत करता है, या मेरा बुरा चाहता है, या मुझे पसंद नहीं करता, या जो भी स्टोरी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने बिहेवियर को नोटिस करने की ज़रूरत है कि जब मैंने उसके साथ बात की उस कॉन्वर्सेशन में, तो क्या मेरा बिहेवियर कैसा था, वॉज आई इन सम फॉर्म ऑफ साइलेंस और वायलेंस। अब ये 2 तरह के तरीके ऐसे होते हैं, जब भी हम किसी के साथ बातचीत में जाते हैं तो हम इन दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीक़ों को अपना लेते हैं। या तो हम बातचीत जो है वो ख़राब हो जाती है और हम गुस्से की तरफ चले जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उसको हम वायलेंस की फॉर्म कहते हैं, वो वायलेंस की शेप होती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बात हमें फ़ौरन से पहले गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हमारे इमोशंस इतने पीक पे चले जाते हैं, हमारी इमोशनल मैनेजमेंट इतनी पुअर होती है कि हमारी जो हम एग्रेसिव हो जाते हैं और हम वायलेंस की फॉर्म में चले जाते हैं। नहीं, तो या तो एक चीज़ ये होती है कि हम वायलेंस की फॉर्म में चले जाते हैं, या फिर हम साइलेंस की फॉर्म में चले जाते हैं। तो हमें अपने इस रवैये को नोटिस करने की ज़रूरत है कि जब भी मैं किसी से बातचीत करता हूँ तो हमेशा बातचीत जो है वो आर्ग्यूमेंट में एंड अप होती है। वाई इज़ दैट सो, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं अपने घर वालों से, मेरी मदर जब भी आती हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो बातचीत हमेशा गुस्से की तरफ ही चले जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे बातचीत करने के रवैये में कोई ख़राबी है? क्या मैं किसी साइलेंस या वायलेंस की फॉर्म में हूँ? क्या मुझे हर बात पे गुस्सा आ जाता है और मैं फ़ौरन से पहले गुस्से का शिकार हो जाता हूँ? तो अपने बिहेवियर को, अपने रवैये को हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको पहचान सकें और उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। जब एक आर्ग्यूमेंट हो गया, जब एक बहस हो गई, एक आप उनके साथ बातचीत करने के लिए गए थे लेकिन वो बहस हो गई, जैसे शुरू की जो टच एंड गो मीटिंग्स होती हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो थ्रेटनिंग की तरफ आ जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं और हम जो काउंसलर्स हैं वो मीटिंग रैप अप करा देते हैं और हम चले जाते हैं। ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी बातचीत होती है और आप फ़ौरन से पहले गुस्से में आ जाते हैं, ले आए, कर लिए फिर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी, ले आए मुझे यहाँ पर, मेरा तो दिल नहीं था यहाँ, मुझे है ही क्या, मुझे मसला क्या है बता दें आज। मतलब हम उन्हें इतनी थ्रेटनिंग वेज में चले जाते हैं कि हम चीज़ें हमसे मैनेज नहीं हो पा रही होती और मीटिंग ख़राब हो जाती है। तो जब हम बाद में मीटिंग ख़राब हो गई, बाद में अगर हम इस चीज़ को एनालाइज़ करें कि हमारा बिहेवियर क्या था, हमारा रवैया क्या था, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमारा जो मीटिंग थी वो ख़राब हो गई थी, तो इट कैन हेल्प हमारे पाथ को रिट्रेस करने में, या हमारी स्टोरीज़ को चेंज करने में, हमारा जो परसेप्शन है लोगों को देखने का,
हमारा जो नज़रिया है लोगों को देखने का वो चेंज हो सकता है। आप रियलिटी से बिल्कुल डिटैच्ड हो जाते हैं ना, आप रियलिटी से ही हट जाते हैं, आपका परसेप्शन टोटली ऑल्टर हो जाता है, आपकी इमेजिनेशन ही कुछ और हो जाती हैं, आपकी रियलिटी भी इवन कुछ और हो जाती है, जो कि एक्चुअली में वो होती नहीं। दैट इज़ साइकोसिस। बिल्कुल क्रूशल कॉन्वर्सेशन अगर पुअर हो जाए, अगर ख़राब हो जाए, आप ठीक से कॉन्वर्सेशन ना कर पाए, इट कैन लीड टू रिलैप्स। क्योंकि बातचीत ख़राब होगी, इससे क्या होगा कि मूड डिसरेगुलेशन होगी, मूड की ख़राबी पैदा होगी। मूड की ख़राबी पैदा होगी तो पेशेंट किसी ना किसी तरीके से उस मूड को ठीक करने की कोशिश करेगा, और उसके ब्रेन ने एक पैटर्न सीखा हुआ है कि किस तरह से मूड ठीक हो सकता है। क्विक फिक्स के ज़रिए, कोई नशा करके, कोई ड्रग यूज़ करके मैं अपने मूड को अपलिफ्ट कर सकता हूँ। तो जब वो मूड को अपलिफ्ट, अल्टीमेटली वो रिलैप्स कर गया ना, एक एंड पे फैमिली ये एक्सपेक्ट कर रही है पेशेंट से कि उसके पास कोई ऐसी पावर हो, कोई ऐसा स्किल हो कि वो सीख जाए। दूसरे एंड पे पेशेंट फैमिली से ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो दोनों अपनी अलग अलग जगहों पे एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं। तो वाई नॉट कि वो अपने आप से शुरू करें, वाई नॉट कि वो अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करें, वाई नॉट कि वो इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें कि उनका रवैया खुद पहले चेंज हो, कि घर का माहौल इस तरह से रहे कि पेशेंट कभी ख़राबी की तरफ ना जाए। होता ये है कि फैमिली की जो ट्रेनिंग यहाँ से होती है ना, इसके बाद जाके अगर फैमिली पहले रिलैप्स करती है और फिर पेशेंट रिलैप्स करता है, तो हमें अपने कॉन्वर्सेशन के स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर हम एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना सीख जाएँ अपने घर में, तो हम कभी भी किसी भी ख़राबी की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमें क्विक फिक्सेस याद आते हैं। अगर इन केस वो हाइपर हो जाएगा, साइलेंस में चले जाएगा, आपने उनको बता देना है, आपने उनसे कह देना है कि यू आर गोइंग इन सम फॉर्म ऑफ साइलेंस और वायलेंस। आपका जो बात करने का तरीका है वो एग्रेसिव हो रहा है, वो रूड हो रहा है, आप जिस तरीके से बात करें वो ठीक नहीं है। तो आई थिंक इस तरह से अगर हम बात करते रहेंगे और हमेशा आप गुस्सा करते रहेंगे तो बातचीत का कोई हल नहीं निकलेगा, मसले का कोई हल नहीं निकलेगा, मसला सॉल्व नहीं हो पाएगा। बेहतर ये है कि हम दोनों मिलकर एक एफ़र्ट पुट करें, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर मैं एफ़र्ट पुट कर रहा हूँ तो आई रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप भी एक कोई एफ़र्ट पुट करें, और हमेशा हमारी बातचीत जो है वो किसी लड़ाई में एंड अप ना हो। ये वन ऑफ द क्राइटेरियंस है। सिर्फ इतने सारे क्राइटेरिया में से एक ये है कि जो खुद विलिंग हो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए, जिसकी लाइफ डिसफंक्शनल इतनी इस हद तक ना हो, लाइफ मैनेज कर रहा हो वो, फिर भी थोड़ी बहुत मसले ना, मतलब मसले एग्जिस्ट करते हो बट इतने ज़्यादा ना हो। तो और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं आउटडोर ट्रीटमेंट को मीट करने के लिए। ये सिर्फ एक होता है जो पेशेंट, देखें यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं ना तो सब यही कहते हैं कि मेरे से जिस मर्ज़ी की कसम लेनी है ले लें, मैं आउटडोर ट्रीटमेंट में रोज़ाना बिला नागा आया करूँगा। और वो जिस जिम ब्रेन से कह रहे होते हैं वो पता चल रहा होता है कि अभी वो फुल अपने इमोशंस में है, उनके इमोशंस फुल पीक पे हैं। दे जस्ट वांट फ्रीडम फ्रॉम हियर एंड दे जस्ट, उसके लिए वो कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं। और ये बात सबको, आप सबको कहीं ना कहीं पता है, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि माइंड में क्या चल रहा होता है कि एक दफ़ा मुझे यहाँ से निकल जाने दें, फिर देखता हूँ मैं किसकी मानता हूँ किसकी नहीं। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स कहते हैं उनको, जिसमें उदासी नाराज़ी होती है बहुत ज़्यादा। जब यहाँ से आउटडोर ट्रीटमेंट जिम में जब पेशेंट चला जाता है ना, तो उसमें एक फ़ेज़ आता है जिसको पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स कहते हैं, कि आपको बीमारी आपकी ख़त्म हो गई है, आप एक एब्स्टिनेंट लाइफ गुजार रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, आपको विड्रॉल्स होते हैं उसके, और वो बड़े एक्यूट किस्म के होते हैं, इतने सवेयर नहीं होते हैं। तो उसमें उदासी नाराज़ी बहुत आती है, हम बहुत ज़्यादा नाराज़ रहना शुरू कर देते हैं, उदास रहना, सैड फील करना शुरू कर देते हैं, लो फील रहना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, किसी काम में दिल नहीं लगता। तो ये सारे सिम्टम्स ये होते हैं कि पीछे मेन वजह होती है कि नशा छोड़ा होता है, याद नशा आ रहा होता है, उसमें मसले चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये विड्रॉल्स चलते हैं हमारे। ये विड्रॉल्स कब होते हैं कि जब आपको एक ड्रग आपका नहीं मिल रहा होता, आपको विड्रॉल्स फील हो रहे होते हैं। जब विड्रॉल्स का मतलब ही ये है कि आपसे आपका ड्रग ऑफ चॉइस विड्रॉ कर लिया गया है, उसमें आपको अनइजीनेस फील होती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, बुरा फील करते हो, सैड फील करते हो, एंग्री फील करते हो। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो फिर आपको 100 डेज़ के बाद जाके जब आप घर में चले जाते हैं, अभी तो आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अभी आपको हर टाइम 24 आवर्स विजिलेंस में रखा जा रहा होता है। घर में इतना कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं होता फिर भी है, बट इतना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता। वहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं होते, वहाँ पे आपकी सिर्फ फैमिली होती है। वहाँ पे फिर आपका दिल नहीं लगता फैमिली से बात करने में, आपका दिल नहीं लग रहा होता किसी इवन फ्रेंड से बात करने में भी, आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं। तो इसके पीछे जो मेन वजह होती है वो एक्चुअली होती है कि हमें हमारी वो एक्टिव फेज़ ऑफ बीमारी जो है वो याद आ रही होती है।
आप विड्रॉल्स के साथ भी चल रहे होंगे और आपके मूड इश्यूज़ भी चल रहे होंगे। तो मूड इश्यूज़ एकदम से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, टाइम लगता है इस चीज़ में। यस, अगर आप ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करते रहेंगे, एक एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जैसा ट्रीटमेंट कह रहा है वैसा करेंगे, तो आप इस विड्रॉल से और इस मूड की मसाइल से भी निकल आएंगे, जल्दी बाहर निकल आ जाएंगे। बस ये है कि अपने करने वाले काम देखें। आपका मूड ख़राब होगा तो आपका दिल भी नहीं करेगा फॉलोअप पे आने का, आप बहाने ढूंढना शुरू कर देंगे, कोई इस तरह से मैं फॉलोअप स्किप कर दूं, फॉलोअप को मिस कर दूं, वहाँ पे ना जाऊं। फॉलोअप पे नहीं आए, ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल को आपने फॉलो नहीं किया, यहीं से पहली ख़राबी शुरू होगी। तो अगर जब हम अपनी मर्जियाँ करना शुरू कर देते हैं, हम ट्रीटमेंट की मर्जियों के बजाय अपनी मर्जियाँ जब शुरू कर देते हैं ना, दैट्स वेयर वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं। तो ये चीज़ बहुत अहम है कि अगर हम अपनी मर्जियाँ ना करें, थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं, सारी ज़िंदगी आपने अपनी मर्जियाँ की हैं, अपनी मनमानियाँ की हैं, अपनी मर्जियाँ चलाई हैं, जो चाहा है वो किया है। अब फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए बस अपनी ट्रीटमेंट की बात मान के देख लें। जहाँ इतनी अपनी मर्जियाँ की हैं और अपनी बातें मानी हैं, वहाँ पे थोड़ी सी ट्रीटमेंट की बात भी मान कर देख लें। फ़ायदा एट द एंड, एडवांटेज सिर्फ़ और सिर्फ इससे आपको मिलेगा, फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगा। बिकॉज तीन लोग जो हैं वो इस काम में लगे हुए, इस एफर्ट में लगे हुए, फैमिली, काउंसलर्स और आप खुद। तो इस ट्रायंगल को सक्सेसफुल करने के लिए हम तीनों का पार्ट बहुत अहम है। अगर एक भी बीच में से बंदा मिस कर गया तो वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा और बेहतरी नहीं आएगी। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत अहम है। ये जो डिफाइंस होती है, ये जो चीज़ों को मानना ना है, ये जो चीज़ इतनी ज़्यादा जो हम रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं ना, ये छोड़ दें, इस चीज़ से बाहर निकलना है। क्योंकि जितना स्टबर्न और जितनी इनफ्लेक्सिबल हम होंगे, उतनी ख़राबी हम अपने लिए बना रहे हैं। सो यू कैन नॉट बी डॉक्टर एट ऑल। आप इस चीज़ में माहिर नहीं हो सकते, अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, दवाइयाँ खुद से नहीं छोड़ सकते, फॉलोअप्स पे आना खुद से नहीं छोड़ सकते। वो सिर्फ रियल लाइफ तक ये चीज़ें बहुत दूर हैं और सेइंग्स बहुत दूर होती हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकल आए, रियल लाइफ को फेस करें, जो रियल लाइफ की क्राइसिस हैं उनको फेस करें, उनको कन्फ्रंट करें। क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, सबकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और जब तक आप इन हार्डशिप्स को, इन मुश्किलात को फेस नहीं करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि अपने डॉक्टर बनना छोड़ दें। इधर फोकस रखना है, जो हम बातचीत इस पे कर रहे हैं, यहाँ फोकस है, डिट्रैक्ट नहीं होना, इधर उधर नहीं जाना है। कि अपने बिहेवियर को सबसे पहले नोटिस करने की ज़रूरत है कि मेरा रवैया कैसा था जब मैंने अपने घर वालों से बात की थी। क्या मेरा बिहेवियर रूड था, साइलेंट था, मैं बिल्कुल चुप था, मैं उनको इग्नोर कर रहा था? व्हाट एग्जैक्टली वाज माय बिहेवियर? अगर आप सिर्फ अपने आप से यही सवाल पूछ लो, और तो आप बहुत ज़्यादा, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि मुझे अपने रवैये में कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ ना कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। बिकॉज एट दैट टाइम जब मैंने फैमिली से मैं बात कर रहा था, वो बात करने का तरीका मेरा ठीक नहीं था। तो हमें इस साइलेंस से बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमें इस एग्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस वायलेंस की फॉर्म से बाहर निकलने की ज़रूरत है। दैट इज़ गेट इन टच विद योर फीलिंग्स। ये बहुत चीज़ अहम है। अक्सर औक़ात होता ये है कि हम सैड फील कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली में हम वो एंग्री होते हैं। तो हमें अपनी फीलिंग्स को पता नहीं होता कि राइट नाउ एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली आर वी फीलिंग। अक्सर औक़ात हम बहुत उदास होते हैं। हम अपने आप को, अगर मुझसे कोई पूछे, अगर लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि आपका मूड क्या है, आप कहेंगे आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड लो। बट इस सैड और लो फीलिंग के पीछे जो आपका एक्चुअल फीलिंग है, वो दैट इज़ एंग्री, दैट इज़ एग्रेशन। कि आपको गुस्सा है कि आप यहाँ पे क्यों हैं, इतने दिन हो गए हैं और घर वाले भी याद आ रहे हैं, और इस चीज़ का गुस्सा है कि घर वालों ने क्यों यहाँ एडमिट कराया। तो ये गुस्से की फीलिंग है, ये सैडनेस की फीलिंग नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को ही कंफ्यूज कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्यूरेटली लर्न करें इस चीज़ को कि हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स एग्जैक्टली हैं क्या, कंफ्यूज ना करें। अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें वाई एम आई फीलिंग सैड, क्या वजह है जिसकी वजह से मैं सैड फील कर रहा हूँ। अच्छा, ये वजह है कि मैं सैड इसलिए फील कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए गए। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं तो आप अपने एक्चुअल मूड तक पहुँच जाते हैं, आप अपने एक्चुअल फीलिंग तक पहुँच जाते हैं। तो उस फीलिंग को एड्रेस करें। अगर आप सैडनेस को एड्रेस करेंगे, मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे से आप एंग्री फील कर रहे थे, तो आपने अपनी सैडनेस को जो है वो इंटरटेन करने की कोशिश की और आपने अपनी एग्रेशन को इंटरटेन करने की कोशिश नहीं की, तो मसला तो हल ही नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने उस बिहेवियर को और अपने उस फीलिंग को आइडेंटिफाई करें।
ये राइट नाउ मेरे इमोशंस एग्जैक्टली हैं क्या। सैडनेस है तो इसका एविडेंस क्या है, क्यों सैड हूँ, क्या वजह है सैड हो सकता है आप वाकई में सैड हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो बट एक्चुअली उसके पीछे डिप्रेशन हो। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करना बहुत अहम है और उनको प्रॉपरली एक नेम देना और फिर उनके ऊपर उनको चेंज करना, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है एनालाइज योर स्टोरीज़। अच्छा, अब ये एनालाइज योर स्टोरीज़ में बेसिकली हमें ये कह रहे हैं कि हमें वापस अपनी स्टोरी को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि मेरा जो बिहेवियर आया था, व्हाट वाज माय बिहेवियर, दैट वाज वेरी रूड, दैट वाज वेरी एग्रेसिव, वो किस वजह से आया था, वो इस वजह से आया था बिकॉज मैंने अपने माइंड में अपने आप को ये स्टोरी सुनाई हुई थी कि ये जो बंदा है ये बहुत रूड है और ये हमेशा ही मुझसे बुरे तरीके से बात करता है और यही जो है इसने मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं की, कभी स्माइल नहीं की। ये मैंने क्यों ऑब्ज़र्व किया, ये मेरे अपने माइंड में स्टोरी क्यों बनाई, बिकॉज मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये इसने मुझे कभी हंस के देखा नहीं, कभी मैंने इसको स्माइल करते हुए नहीं देखा, तो हमने एक माइंड में ये परसेप्शन बना ली। तो हमें अपने ही मूड को, अपने ही फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अपनी स्टोरीज़ को भी एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन योर कंक्लूजन्स एंड लुक फॉर अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड योर स्टोरी। कि आपने अपने आप को जो कंक्लूजन्स बताई हुई हैं उनको क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि क्यों है ऐसा। लेट्स से आपने अपने आप को ये कंक्लूजन दिया हुआ है कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे एडमिट करा दिए, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे दाखिल करा दिया। ये जो आपकी कंक्लूजन आपने अपने माइंड में बनाई हुई है, इसके पीछे क्या वजह है, वो क्वेश्चन योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ कि वाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो जब आप ऐसा सोचते हैं और आप अपने थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली ये रीज़न नहीं है जिस वजह से मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ या मैं अपनी स्टोरीज़ को क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसके बाद है गेट बैक टू फैक्ट्स। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर औकात जो हमने अपने माइंड में परसेप्शंस और स्टोरीज़ बनाई होती हैं वो एक्चुअली में हमारे फैक्ट्स नहीं होते हैं और हमारे फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, कुछ और होते हैं। तो हमें अपने फैक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। जो हम अपने माइंड में जो परसेप्शन बनाते हैं ना, वो हमारे फैक्ट्स नहीं होते, वो हमारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं कि जो हमने अपने आप को एक परसेप्शन दिया होता है, जो अजम्पशन लगाई होती है, जो जजमेंट लगाई होती है, वो हमारे फैक्ट्स नहीं होते। फैक्ट्स कुछ और होते हैं। फैक्ट्स का मतलब कि अपने आप को एक हकीकत, एक सच्ची रियलिटी बताएं, जिससे हम बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड में बनाया कि जस्ट बिकॉज मैंने उसको कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि वो मुझसे उसने रूडली बात की है। तो इसमें कितने परसेंट फैक्ट्स हैं और कितनी परसेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और फिर इसको चेंज करने की कोशिश करें। लास्टली है कि वॉच फॉर क्लेवर स्टोरीज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टोरीज़: विलन स्टोरीज़, विक्टिम स्टोरीज़ एंड हेल्पलेस स्टोरीज़। विक्टिम स्टोरीज़ ये होती है कि जिसमें आप एक विक्टिम रोल अपना लेते हैं। आप अपने आप को ये स्टोरी सुनाते हैं कि मेरे साथ तो होता ही हमेशा ऐसे है, मुझसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है, मैं हूँ ही आई एम वर्थलेस, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं बेचारा, मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ और मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस जेल में मुझे बंद कर दिया गया है, फैमिली खुद मज़े कर रही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टोरीज़ होती है विलन स्टोरीज़। विलन स्टोरीज़ ये होती है कि जिसमें आप एक विलन का रोल, आपको लगता है कि सारे आपके दुश्मन हैं और अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक दफ़ा मुझे बस यहाँ से मुझे निकाल दिया जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ना और मैंने भरपूर नशे करने हैं, जो मैंने कभी नशे किए भी नहीं मैंने वो भी करने हैं। तो आप एक विलन। एक पेशेंट थे, उनके डेज एक्सटेंड हुए थे, उन्होंने अगली मीटिंग में अपनी फैमिली से कहा था, कर दिए मेरे डेज एक्सटेंड, अब मैं इतने नशे करके दिखाऊंगा कि आप मुझे कुछ कह ही नहीं सकेंगे और वो करूँगा जो मैंने आज तक कोई नशा ट्राई नहीं किया और मैं हर नशा ट्राई करूँगा। आती है बट स्टिल कहीं ना कहीं डिनाइल भी रहता है। तो डिनाइल और पॉजिटिविटी की आपस में एक फ़ाइट चल रही होती है और दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो डिनाइल भी हो रहा होता है और पॉजिटिविटी भी आ रही होती है। हेल्पलेस में नहीं आएगी, ये विलन में आएगी कि आप अपने आप को एक विलन के रोल में ले आते हैं कि अब तो ऐसी की तैसी, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद हेल्पलेस स्टोरीज़ ये होती हैं कि जिसमें आप बहुत होपलेस हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता, मेरा यहाँ से इलाज हो भी रहा है बट स्टिल आई नो डीप डाउन कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज मैं हूँ ही ऐसा कि मैं बिल्कुल कभी चीज़ मेरे अंदर कोई बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे अंदर कोई एफ़र्ट नहीं रही, मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रही है। मतलब आप बहुत हेल्पलेस और होपलेस हो जाते हैं और अपने माइंड को आप ये समझाना शुरू कर देते हैं कि मैं तो अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये मेरी बीमारी तो मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहनी है। यहाँ पे सब कहते हैं कि नशे से पूरी ज़िंदगी का परहेज़ है, इसका मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी में बीमार रहूँगा। तो हम होपलेस और बहुत हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हैं।
तो इन तीनों स्टोरी से बचना है हमने। ना तो हमने अपने आप को हेल्पलेस स्टोरी सुनानी है, ना ही हमने विलन के रोल में आना है, और ना ही हमने विक्टिम के रोल में आना है, बल्कि फैक्ट्स और फिगर्स की बेस के ऊपर, लॉजिक्स की बेस के ऊपर हमने ये चीज़ एनालाइज करनी है कि मेरे माइंड का परसेप्शन जो है मैंने वो चेंज करना है, इंटरप्रिटेशंस चेंज करनी है और उसको फैक्ट्स में तब्दील करना है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।